सो वेलकम पीपल, नाउ दिस इज़ योर विजय हेयर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल में। एंड ऑल यू नो दैट हम क्लास 12th का पॉलिटिकल चैप्टर कर रहे थे और पॉलिटिकल चैप्टर के अंदर हमने इस चैप्टर का नाम अभी अकॉर्डिंग टू न्यू करिकुलम जो है वो चेंज हुआ था। हमने चैप्टर का नाम पहले ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर देखा था और अब अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस इसका न्यू सेंटर्स ऑफ पावर हो चुका है। वीडियो का पहला पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है, हमने पहले ही अपलोड किया हुआ है। बस ये आपको रिव्यू करने के लिए बताया जा रहा है कि इस पूरी बुक के अंदर हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि जो ऑल्टरनेटिव सेंटर्स थे, मतलब जैसे कि यूरोपियन यूनियन था, आसियान, सार्क, ब्रिक्स, चाइना, इजराइल एंड इंडिया, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पूरी तरीके से किस तरीके से अमेरिका के बाद जो मोस्ट पावरफुल यूनियन या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं वो कौन सी थी। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, वीडियो बुरी लगती है तो डिसलाइक करिएगा, पर अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देने की कोशिश करिएगा क्योंकि जिंदा लाश जो होती है वो वीडियो देखती नहीं है। ठीक है, तो अब नोटिस करेंगे हमने वीडियो के पहले पार्ट में यूरोपियन यूनियन की बातें हमने कवर करी थी। यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड बहुत सारी बातें करी थी हमने कि इनकी टाइमलाइन जो थी बेसिकली इस पे फोकस करवाया गया था लास्ट वीडियो के अंदर, और लास्ट वीडियो के अंदर हमने इन पे फोकस करने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन 1951 से लेके 2016 तक का इनका पूरा इतिहास हमने देखने की कोशिश करी थी। और अब हमें ये देखना है कि यूरोपियन यूनियन के अलावा ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जो क्या कहते हैं अस्तित्व में आई थी और वो भी कहीं ना कहीं पावर का एक ऑल्टरनेटिव सेंटर या ऑल्टरनेटिव कह सकता हूँ मैं कि स्रोत या सोर्स हो सकता है। बट अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है, ये सारा पार्ट हमने वीडियो का पहला पार्ट समझाया था आप सभी को कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन अच्छी है, हेड है, चीज़ों को रूल कर पा रही है या डोमिनेंस कर पा रही है ज़्यादा स्थानों पे, ये सारा हमने पढ़ लिया था। देन अब हम वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। वीडियो का दूसरा पार्ट आपको बताने की कोशिश करेगा कि ऑल्टरनेटिव सेंटर्स के अंदर अगर यूएस हेजमनी को टक्कर तो नहीं पर यूएस हेजमनी को चैलेंज करने के लिए मैं कह सकता हूँ उनके कंपटीशन को कह सकता हूँ कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये वाला पार्ट भी हमें देखने को मिलेगा। सो गाइज, अगर आप देख सकते हैं तो पहला ही स्टार्ट कर रहे हैं जिसे बोलते हैं हम आसियान। आसियान का 1 मार्क्स का क्वेश्चन सबसे पहले यही पूछा जाता है, इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मतलब कहने का मतलब है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का कहने का मतलब है दक्षिणी पूर्वी राष्ट्रों का संघ। मतलब दक्षिणी पूर्वी एशिया के जितनी भी कंट्रियां हैं उनका पूरी तरीके से आप नोटिस करेंगे एक तरीके का एसोसिएशन, एक तरीके का संघ वो ये है। अब ये पूरी तरीके से आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन के बिल्कुल उल्टा है। इंडिया का इससे क्या रिलेशन है? यूरोपियन यूनियन का तो इंडिया से कोई रिलेशन देखने को हमें मिला नहीं, पर आसियान जो है छोटी कंट्रियां हैं, उससे हम समझेंगे कि भारत का रिलेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखने की कोशिश करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगर आपको याद हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था? 1939 से लेके 45 के बीच में चल रहा था। 1939 से लेके 45 के बीच में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो आप नोटिस करेंगे बहुत सी ऐसी जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री या मैं कह सकता हूँ नॉन डेवलप कंट्री, दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। हमको पता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर दो ही शक्तियाँ जो थी डोमिनेंस कर रही थी, यूएसए और यूएसएसआर। जब दो ही शक्तियाँ डोमिनेंस कर रही थी तो कंट्रियों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर अपने आप को उन्हें क्या कहते हैं विकसित करना है, डेवलप करना है, चाहे टेक्नोलॉजी में, चाहे आर्म्स में, चाहे मिलिट्री के अंदर, उनमें से उसको या तो यूएसए के साथ जाना पड़ेगा या यूएसएसआर के पास जाना पड़ेगा। सो ऑल यू नो दैट कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त के बाद जापान और बहुत से ऐसे औपनिवेशिक शासक थे, मतलब जापान ने बहुत से इलाकों को कैप्चर किया हुआ था और खुद ब्रिटिश, जापान, डच, उसके बाद जर्मनी, इन्होंने भी कंट्रियों को कैप्चर किया हुआ था। तो 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है, वो आपने पहले ही पढ़ लिया था। और जब कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो कुछ ऐसी कंट्रियाँ, गरीब कंट्री थी कि वो करेगा, वो सोच रही थी वो करेगा। तो इसीलिए आप अब देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने एक तगड़ा इनिशिएट दिया। आप नोटिस करेंगे कि दक्षिणी पूर्वी एशिया की जितनी भी कंट्री थी, शुरुआती समय में जब उन्होंने अपना नेशन बिल्डिंग करने की कोशिश करी तो बेचारों के साथ हमारी वाली सेम प्रॉब्लम थी। 1945 के बाद आप देखेंगे कि हम लोग खुद ही 47 के अंदर आज़ाद हुए थे, तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम थी? हमारे साथ प्रॉब्लम थी आर्थिक पिछड़ापन, जिसे हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। उसके बाद देखेंगे कि हमारे ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर भी था ये
कि हम यूएसए के साथ जाए या हम यूएसएसआर के साथ जाए, ये भी हमारे ऊपर प्रेशर था। किन के ऊपर प्रेशर था? इंडिया के ऊपर प्रेशर था। और सेम यही प्रेशर आसियान कंट्री की जो मेंबर कंट्रियां थी उनके साथ प्रेशर था। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो आप नोटिस करेंगे कि इंडिया ने तो अपना एक रास्ता निकाल लिया। इंडिया ने कहा कि क्या कहते हैं, हमने कहा कि भैया जो मर्जी है देखा जाएगा, नेम का जो है हम एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। और नेम इन्होंने इनिशिएट दिया था, जो थर्ड वर्ल्ड बना था, आपको ध्यान हो, हमने पढ़ा है इसके बारे में। और सेम आसियान लोग, उनमें से कुछ कंट्रियां जो थी वो यूएस ब्लॉक और कुछ कंट्रियां यूएसएसआर ब्लॉक के साथ आई थी। ये हमने सीटो सेंटो के अंदर पढ़ने की कोशिश करी थी। लेकिन अब आप नोटिस ये करेंगे, वार्सो पैक्ट में पढ़ने की कोशिश करी थी, लेकिन आप नोटिस ये करेंगे कि इन्हीं कंट्रियों ने मिलके एक एसोसिएशन भी फॉर्म करी, जिसको बाद में मतलब 1947 के बाद में देखा गया। आप देखेंगे कि हम लोगों ने कब बनाया, हम लोगों ने नेम बनाया 1962 के अंदर। कितनी कंट्रियां थी शुरुआती समय में? आप देखेंगे शुरुआती समय में 5 फाउंडिंग मेंबर कंट्रियां थी। एट प्रेजेंट टाइम 120 है, 12 कंट्रियां और जुड़ना चाहती है, जुड़ेगी कब तक नहीं पता। लेकिन सेम ऐसा ही जब इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, तो उस टाइम पे 5 कंट्रियां इसकी बन गई थी, फाउंडिंग मेंबर इसकी बन गई थी। मतलब नेम की फाउंडिंग मेंबर कंट्रियां जो 1961 में थी अलग थी। और उसके बाद यहाँ पे बैंकॉक एग्रीमेंट के तहत जो आसियान बना था 1967 में, उनकी कंट्रियां ये है। तो देखेंगे इंडोनेशिया कंट्री इसमें दोनों में कॉमन हमें देखने को मिल रही है, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एग्रीमेंट है एक तरीके का, वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्रीमेंट कहाँ पे हुआ, इसको बैंकॉक एग्रीमेंट क्यों कहते हैं भाई? बैंकॉक एग्रीमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई पूरी तरीके से ये बैंकॉक के अंदर साइन हुआ था। समझ में आ रहा है ना आपको? धीरे धीरे तो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। अब यहाँ पे बैंकॉक एग्रीमेंट हो गया, तो यहाँ पे देन फाइनली इंडोनेशिया और उसके बाद मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे दूसरी और कंट्री सिंगापुर, थाईलैंड, इन्होंने साइन कर दिया। तो ठीक है, इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। देन फाइनली आप देखेंगे कि यहाँ पे इन लोगों ने शुरुआती समय में जो संस्थापक सदस्य हैं वो ये थे, लेकिन बाद में और कंट्रियां जुड़ गई। बाद में कौन सी? ब्रुनई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये 1 2 3 4 5 मतलब 5 कंट्रियां। दारुसलाम ब्रुनई एक ही है भाई, ठीक है। उसके बाद वियतनाम, लाओस, उसके बाद म्यांमार और कंबोडिया, 5 कंट्रियां ये बाद में जुड़ी थी। और इस हिसाब से ये कंट्रियों ने अपने खुद की इनिशिएट के लिए, अपने खुद के अच्छे भविष्य के लिए एक एसोसिएशन फॉर्म कर दिया। जैसे हमने आसियान बोला, ये मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ है। कहने का मतलब आसियान अगर बन रहा है तो आसियान अलग अलग रूप में काम करेगा। अब वो अलग अलग रूप में क्या काम करेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये 10 कंट्रियाँ एसोसिएशन हुई। तो आप देख सकते हैं शुरुआती कंट्रियाँ कौन सी थी वो आप जान लीजिएगा, और उसके बाद जो 5 कंट्रियाँ बाद में जुड़ी थी वो आप जान लीजिएगा। इस तरीके से फिर इनका नेशनल फ्लैग बनता है। जैसे यूरोपियन यूनियन का अपना खुद का झंडा है, अपना खुद का राष्ट्रीय गान है, तो सेम ऐसा ही इनके साथ भी है। इनका खुद का एक ऑफिशियल एंथम है जो आसियान को रिप्रेजेंट करता है। समय समय पे इनके जनरल सेक्रेटरी जो है चुने जाते हैं। जनरल सेक्रेटरी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन लिम जोक होई जो है वो ब्रुनई के अभी क्या कहते हैं नेशनैलिटी वाले जो हैं वो अभी जनरल सेक्रेटरी जो है बने हुए करंटली। एट प्रेजेंट टाइम 2021 के अंदर अगर बदल गए हों तो अलग चीज़ है। अगर बदल गए हैं तो कमेंट करिए मुझे कि कौन क्या नाम आया है, और अगर नहीं है तो सेम बता दीजिए कमेंट करके कि हाँ भाई क्या कहते हैं यही है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। तो चीज़ें समझनी ज़रूरी है, मेन चीज़, ठीक है। तो आप समझते रहेंगे तो आपको चीज़ें कवर होती चली जाएंगी, नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत आती रहेगी। देन फाइनली इन लोगों ने अपना खुद का राष्ट्रीय गान बनाया, लेकिन उसके बाद इन्होंने झंडा भी बनाया। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से झंडा और राष्ट्रीय गान दोनों इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि आप बताइए कि किस तरीके से जो क्या कहते हैं आसियान का झंडा है वो रिप्रेजेंट करने की क्या कोशिश करता है। तो 10 की धान बालियाँ हैं, स्टिक ऑफ पेडी है, कहने का मतलब 10 धान की बालियाँ जो दिखाती है कि किस तरीके से 10 के देश आपस में अपनी मित्रता और एकता के धागे में एक दूसरे को बांधे हुए हैं। तो यहाँ पे आप सर्कल सिंबॉलिक द आसियान ऑफ यूनियन, फ्रेंडशिप एंड सॉलिडरिटी टुगेदर, तो ये चीज़ें आपको फोकस करनी होगी। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि आसियान जो बना उसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या था। और अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आसियान बन तो गया, लेकिन आसियान बनने के बाद हुआ क्या।
तो यहाँ पे अब आप समझिए। अब आसियान में एक क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है, जो पेपर के अंदर बुक के अंदर नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर पूछ लेता है। छोटा सा दिया हुआ ये क्वेश्चन था कि आपको बताना है नक्शे में देख के कि आसियान मेंबर कौन कौन से हैं। तो आसियान मेंबर तो चलो हमें यहाँ से देखने को मिल जाता है, म्यांमार ये रहा, लाओस ये रहा, थाईलैंड ये रहा, कंबोडिया ये रहा, वियतनाम ये रहा, दरुसलाम बुर्नोई ये रहा, है ना, मलेशिया ये रहा, सिंगापुर ये रहा, इंडोनेशिया ये रहा। चलो ये फिलीपींस जो है कंट्री वो ये रही। तो इस तरीके से हमें कंट्री देखने को मिल जाती है कि कंट्री कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। लेकिन एग्जामिनर पूछता है नक्शे में ये बताइए कि आसियान का सचिवालय कहाँ है। तो ये आपको कमेंट करना है मुझे, मैं ये चीज़ आपको नहीं बता रहा कि आसियान जैसे नेम है, जो नेम एक ऑर्गेनाइजेशन बनी तो उसका सचिवालय कहाँ है ये आपको पता होना ज़रूरी है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे यूरोपियन यूनियन है, उसका सचिवालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हमने बेल्जियम ब्रसेल्स के अंदर बताई थी आपको। सेम ऐसा ही अगर ये यूनियन बना है, आसियान यूनियन एक तरीके का एसोसिएशन बना है, तो इसका भी तो कोई हेडक्वार्टर होगा ना। सो यू नीड टू फाइंड आउट द हेडक्वार्टर। ओके, तो ये आपको जानना ज़रूरी है, ये एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। दूसरा, एक लड़की की इमेज दे रखी है, प्यारी सी लड़की दे रखी है इसमें, क्या कहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आप नोटिस करेंगे, इसमें पूछ रही है इज़ इट इंडिया अ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, क्या इंडिया जो है आसियान का मेंबर है। तो ये एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप तो बता सकेंगे बहुत आसानी से कि यार क्या मजाक वाला फुद्दू वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। सिंपल सी बात है यार, इंडिया इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आसियान मेंबर। इंडिया आसियान का मेंबर का पार्ट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो 10 ही कंट्री है, 10 ही देश है, 11वीं देश को तो एंट्री ही मना कर रखी है। हाँ, इंडिया अगर पार्ट हो सकता है तो इंडिया किसी दूसरे और चीज़ों के हिस्से में आ सकता है, वो आप देखने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, अगर आपको पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता है तो फाइंड आउट करिए ताकि पेपर में आपको पता चल सके। अब ये चीज़ आसियान अगर बनाया गया है तो आसियान बनाने के ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट है जो पेपर के अंदर आपको बताए गए हैं। सोशल प्रोग्रेसिव, मतलब आसियान चाहता है कि अपना सामाजिक प्रगति करता रहे, मतलब अपने खुद का डेवलपमेंट करता रहे। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ करता रहे। तीसरा, कल्चर डेवलपमेंट करता रहे, सांस्कृतिक ग्रोथ। ये ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाया गया है कि अगर 10 कंट्री आपस में एक दूसरे को सहयोग कर रही है तो कोई दिक्कत ना हो। तो क्या क्या है, एक ये 2 मार्क्स का पूछ लेता है, आसियान शैली क्या है, आसियान वे क्या है। तो आसियान वे का मतलब होता है अपना अपना स्टाइल है, काम करने का अपना अपना स्टाइल है। यूरोपियन यूनियन की खासियत क्या थी, यूरोपियन यूनियन के पास इतना पैसा था कि उनके पास खुद की मिलिट्री पावर इतनी खतरनाक थी, दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है। लेकिन आसियान तो बेचारी छोटी सी गरीब कंट्री है, तो उनका काम करने का अपना स्टाइल है, और काम करने के अपने स्टाइल को इन लोगों ने आसियान शैली का नाम दिया है। तो इस हिसाब से आसियान शैली आपको समझ में आ गया होगा कि आसियान शैली है क्या। आसियान शैली का मतलब ये, आसियान हैज़ नो डिज़ायर फॉर ग्रेट नेशनल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। मतलब आसियान शैली का कहने का मतलब ये नहीं है कि जैसे यूरोपियन यूनियन इतना बड़ा एम्पायर है कि उनका जो रक्षा बजट है, सिक्योरिटी बजट जो है वो इतना ज़्यादा है, इनको ऐसा कुछ नहीं बनना है। इनको सुपर रजनीकांत दादा तलाइवा की तरह स्टार नहीं बनना है। इन्हें गाय के छोटे मछलियाँ बन के रहो, ज़्यादा लंबे समय तक राज कर पाओगे। तो सेम इनका यही है, इन्होंने यही करा कि यार हम ऐसा नहीं करते कि अपना स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन को ग्रेट दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम मेंटेन करेंगे इनफॉर्मल और कोऑपरेटिव रिलेशन। इनफॉर्मल मतलब था औपचारिक और सहकारिक संबंध बना के रखेंगे। इनका कहने का मतलब ये है कि जितने भी नेशंस होंगे उन 10 के 10 नेशंस का, 10 के 10 देश का सुवरेनिटी बरकरार रखेंगे, और आपस में अगर कोई लड़ाई होती है, कुछ भी होता है, तो हम बातचीत से, डायलॉग से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास परमाणु बम जो है यूरोपियन यूनियन के कंपैरिजन में, ब्रिटेन और फ्रांस के पास 2 महान शक्तियाँ थी, 2 कंट्रियाँ थी जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं। तो आप देखेंगे कि वो कंट्री तो वैसे इतनी पावरफुल होगी, इनके पास बम नहीं है, तो इन्होंने कहा कि भैया शांति से बातचीत करेंगे, शांति से किसी भी मामले को जो है निपटाने की कोशिश करेंगे। तो इस हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस पर बातचीत करी जा रही है। तो आसियान सिक्योरिटी क्या है, आसियान सिक्योरिटी देख लेंगे अभी हम, फिर हम देखेंगे कि इकोनॉमिक कम्युनिटी क्या है। ये वही 3 पिलर है जिसमें मैंने अभी बताया कि ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हैं ये लोग, आसियान के लोग, तो ये वही चीज़ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे, क्या देखेंगे, ये 2003 के अंदर इस पिलर के ऊपर फोकस करा गया था। मतलब आसियान जब बना था 1967 में, धीरे धीरे उनके ग्रुप बिल्ड होते चले गए।
ग्रुप बिल्ड होते चले गए तो सोच बिल्ड होती चली गई, सोच बिल्ड होती चली गई तो उन लोगों ने कहा कि यार 3 पिलर बना लेते हैं। 3 पिलर के तहत कहा गया कि यार 3 पिलर में फोकस करेंगे। 3 पिलर में से नंबर 1 सिक्योरिटी कम्युनिटी है, नंबर 2 है इकोनॉमिक कम्युनिटी और नंबर 3 है सोशो कल्चर कम्युनिटी। आसियान की ही तीनों कम्युनिटियाँ हैं लेकिन तीनों की अलग अलग डिमांड है। क्या डिमांड है देख लीजिए। यहाँ पे सिक्योरिटी कम्युनिटी का मेन काम क्या होगा, ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर शुड नॉट एक्सलेट एन आर्म कंसल्टेशन। मतलब अगर 10 देशों के बीच में अगर कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट होगा, सीमा विवाद से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होगा, तो आप देखेंगे वो सशस्त्र विद्रोह को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छी बात है ये सिक्योरिटी के लिए। दूसरा, अपहोल्ड पीस यानी कि शांति, सहयोग और गैर हस्तक्षेप के तहत पूरी तरीके से हर देश का वो क्या कहते हैं सोवरेनिटी बनाए रखेंगे। सोवरेनिटी समझते हैं? कहने का मतलब है ये कंट्री पूरी तरीके से ये कहने की कोशिश करेगी कि भाई अब अगर किसी कंट्री के बीच में आपस में कोई झगड़ा हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल डिफरेंस एंड सोवरेनिटी राइट्स। मतलब हमें ये देखना पड़ेगा, अगर मान लीजिए कि कंबोडिया है, कंबोडिया और अगर मान लीजिए कि लाओस में कोई लड़ाई हो जाती है, लाओस में, ठीक है, लाओस करके एक कंट्री, क्योंकि ये तो दोनों ही आसियान मेंबर है, अगर इनके बीच में कोई लड़ाई हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कंबोडिया के अंदर खुद में ही आपस में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो रही है तो आप नोटिस करें लाओस उसकी मदद करेगा। लेकिन अगर इनके अगर सोवरेनिटी की बात आएगी तो कंबोडिया खुद अपने डिसीजन लेगा। वहाँ पे लाओस उसको ज़बरदस्ती नहीं बोलेगा कि भैया मेरी मान मेरी बार मेरी बार, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ थी सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए, ताकि आपस में एक तो कंट्रियों का सीमा विवाद ख़त्म हो जाए, ताकि दूसरे यूएन जैसी कंट्री को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। यूएन को बुलाना पड़ेगा तो फिर से वो डिस्प्यूटेड मामला हो जाएगा, फिर इसमें अमेरिका इंटरफेयर कर जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि भैया ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग आपस में मिलके जो है कोशिश करेंगे। दूसरा, फिर यहाँ पे इकोनॉमिक कम्युनिटी था। इकोनॉमिक कम्युनिटी का मेन मकसद था इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाने की कोशिश करना अपने रीजन में, अपनी 10 कंट्री में। इसलिए उन्होंने क्या करा, इसलिए उन्होंने डिस्प्यूटेड सेटलमेंट को ख़त्म करा और मैकेनिज्म को स्टार्ट करने की कोशिश करी। मतलब 10 देशों के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट था, एक तो वो ख़त्म कर दिया जाएगा और दूसरा कोशिश करेंगे कि अपनी ही कंट्री के अंदर मैकेनिज्म को अच्छा किया जाए। और दूसरा, क्योंकि इकोनॉमिक कम्युनिटी का मतलब होता है बिजनेस को सुधार करना, पैसों की व्यवस्थाओं को बढ़ाना, किन देशों के बीच में, 10 कंट्रियों के बीच में। तो आप नोटिस करेंगे इन लोगों ने एक तरीके का FTA भी बनाया था, वो हम देखेंगे अभी। दूसरा, सोशियो कल्चर कम्युनिटी, इसके बारे में ज़्यादातर बुक के अंदर नहीं बताया गया है, लेकिन आप नॉर्मल सा ये समझ लीजिए, सोशियो कल्चर कम्युनिटी का मतलब होता है आपस में एक दूसरे की जो रीजनल कल्चर्स है उनका रिस्पेक्ट करना, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप नोटिस करेंगे इन लोगों ने बनाया ये चीज़, क्या बनाया, आसियान रीजनल फॉर्म, ये है। अब ये चीज़ क्या है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, यूएनओ और आसियान रीजनल फॉर्म और नेम में बहुत अंतर है। क्या अंतर है, मान लीजिए कि यूएनओ के अंदर कोई भी डिस्प्यूट पहुंचता है तो 193 कंट्रियां यहाँ पे है, और यूएन के अंदर आप देखेंगे कि यूके, यूएस, उसके बाद क्या कहते हैं फ्रांस, है ना, रशिया, इनकी ज़्यादा चलती है। तो यूएन कोई भी डिसीजन लेता है वो इनके फेवर में ज़्यादा लेता है। लेकिन आसियान मेंबर ने क्या करा, आसियान मेंबर ने अपने खुद का एक फारम बनाया। फारम 1994 में बनाया। फारम इन द सेंस एक ऐसा प्लेस बनाया, एक ऐसी जगह बनाई जहाँ पर 10 कंट्रियाँ, 10 देश और प्लस जो कंट्रियाँ इस आसियान रीजनल फॉर्म के अंदर आएगी। मतलब एक तरह की कोई भी कंट्री, मान लीजिए रशिया आ जाता है, और आपको बता दो कि आसियान रीजनल फॉर्म के अंदर इंडिया है। मतलब आसियान रीजनल फॉर्म के अंदर टोटल कितनी कंट्री है वो आपको फाइंड आउट करनी ज़रूरी है। टोटल कंट्री कितनी है और वो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि टोटल कंट्रियाँ आसियान रीजनल फॉर्म में कितनी हैं। लेकिन इसका बनाने का मकसद क्या था वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि यूएन के अंदर कोई डिस्प्यूट पहुंचता है तो ये फैसला ज़्यादातर अमेरिका और उनके फेवर में जाता है। लेकिन आसियान रीजनल फोरम इसलिए बनाया गया कि 10 देशों में, यानी कि जो 10 देश हैं, जो गरीब कंट्रियाँ जिन्होंने आसियान फॉर्म करा है, और अगर प्लस में अगर कोई कंट्रियाँ आती है और उनके बीच में कोई सिक्योरिटी को लेके अगर कोई मुद्दा आता है तो यहाँ पे एक ऐसा क्षेत्रीय मंच बनाया गया है, जो राज्यों की सुरक्षा यानी कि स्टेट की सुरक्षा के मद्देनज़र रख के कोई चीज़ है कदम उठाने, तो छोटी कंट्रियाँ अपनी आवाज़ वहाँ पे उठा सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इस पे फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल कितनी कंट्रियाँ हैं वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर पूछा हुआ है,
एग्जामिनर ने पूछा हुआ है, बुक के अंदर कहीं मेंशन नहीं है, ये छोटा सा इतना मेंशन करा हुआ है, हु आर द मेंबर ऑफ द आसियान रीजन फॉर्म, ARF के कितने मेंबर कंट्रियां हैं, ठीक है। इंडिया इसका पार्ट है, इंडिया इसका पार्ट है, इंडिया आसियान का पार्ट नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे दूसरा था बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, आसियान ने FTA बनाया। FTA एक तरीके का फ्री ट्रेड एरिया था, मतलब चाइना, जापान, अमेरिका वो आसियान कंट्री मेंबर के साथ FTA करना चाहता था, लेकिन इंडिया को लकली चांस मिला और इंडिया ने फ्री ट्रेड एरिया बनाया। फ्री ट्रेड एरिया बनाने का मकसद ये था कि अगर कोई कंट्री आसियान मेंबर के साथ बिजनेस करती है तो आसियान मेंबर उसके लिए फ्री ट्रेड एरिया बनाएगा। कहने का मतलब अगर कोई सामान इंडिया से मलेशिया, थाईलैंड और क्या कहते हैं सिंगापुर जाता है तो वहाँ पे उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सेम ऐसा ही इन्हीं 3 कंट्री के तहत अगर कोई क्या कहते हैं भारत में सामान बेचता है तो उनको भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया के लिए भी फ़ायदा है और आसियान मेंबर की कंट्रियाँ जो इंडिया के साथ जुड़ना चाहती है, जुड़ गई है, उनको भी फ़ायदा है, ठीक है। तो पेपर के अंदर ये पूछा जाता है कि FTA के तहत भारत के साथ कितनी कंट्रियां जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये भी आपको फाइंड आउट करना है और मुझे कमेंट करना है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो भाई ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट तो खैर कर ही दीजिएगा। अभी बस 5 मिनट की और वीडियो रह गई है, आपको समझ में आ जाएगा और भी। फिर आसियान विजन 2020 है, पेपर के अंदर ये क्वेश्चन कई सालों से पूछा जा रहा था। इसका मेन मकसद क्या है आसियान विजन 2020 का, इसका है 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। ये 1947 में हनोई योजना के तहत आया था, बाद में इसका नाम आसियान विजन 2020 कर दिया गया। अब 2021 चल रहा है तो आसियान विजन 2020 की अब वैल्यू नहीं रह गई। अब आसियान विजन 2020 के ईयर्स को बढ़ाना चाहिए आसियान की कंट्री को, और आई थिंक अब ये लोग क्या कहते हैं आसियान विजन 2040 कर देंगे। इस विजन का कहने का मतलब ये था कि आसियान जो था वो बहुत ही मल्टी लेवल पे काम कर रहा था, फोकस कर रहा था, जो 2020 तक आते आते उनका पूरा हो जाना चाहिए था। जैसे कि क्या क्या था, आसियान ने बोला कि हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ क्या कहते हैं पूरी तरीके से एक बाहरी भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी के अलावा हम लोग आपस में ही ऐसा एक मंच बनाएंगे जो आपस में चीज़ों को सॉल्व कर सकेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे, हम बातचीत से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आप देखेंगे कि आसियान ने कंबोडिया, ये कंबोडिया आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है पूर्वी तैमूर, ईस्ट तैमूर, इन दोनों के साथ डिस्प्यूट हुआ था, तो आप नोटिस करेंगे इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो आसियान कंट्री थी वो एक मीडिएटर का रोल निभा रही थी, वो एक मीडिएटर बनी थी। तो आप ये देख पाएंगे ये एक अच्छी चीज़ थी कि वो मीडिएटर बनी और उन्होंने ये चीज़ दिखाया कि आसियान विजन 2020 जो है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ है, थोड़ा आप इस पे देख लीजिए। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में, क्योंकि इंडिया जो है वो इंडिया के लिए आसियान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो है उसका क्षेत्रफल बड़ा है, आसियान का क्षेत्रफल छोटा है। तो आप नोटिस करेंगे उनसे बिजनेस होगा तो हमें फ़ायदा होगा। इसलिए हमने क्या करा, 1992 के अंदर हमने लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई और लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत इंडिया जो है उनसे एनुअल सबमिट करता रहता है, मतलब ARF के तहत भी करता रहता है, और जो कंट्रियाँ FAT का पार्टिसिपेट बन चुकी है उनके साथ भी कहीं ना कहीं ये ट्रेड करता रहता है। तो एक और चीज़ जो है करंट मुद्दे में आई है वो ये है कि पहले इसका नाम 1992 के अंदर, कब 1992 के अंदर इसका नाम जो था वो लुक ईस्ट पॉलिसी था। क्या था? लुक ईस्ट पॉलिसी। लेकिन जब मोदी जी आ गए तो मोदी जी के आने के बाद इसका नाम एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया। मतलब पेपर के अंदर पूछा जाएगा 1992 के अंदर इस पॉलिसी का नाम क्या था और 2014 के अंदर इस पॉलिसी का नाम क्या आ गया। तो ये चीज़ पेपर के अंदर पूछी जाती है, थोड़ा इस पर भी फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। और ये चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक कवर हो गई है। देन फाइनली आप देखेंगे कि यहाँ पे इंडिया जो है अपने अच्छे संबंधों को बनाने के लिए चीज़ों पे फोकस कर रहा है। आसियान से साथ 2009 के अंदर मीटिंग्स हुई थी, 2014 के अंदर उन्होंने FTA के साथ ट्रेड करने की पूरी कोशिश करी है। फाइनली उन्होंने एक स्टंप जो है, पोस्टल स्टंप जो है आसियान मेंबर की, वो 2025 के अंदर 2018 के अंदर लॉन्च करी थी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें कवर हो गई हैं और आपने यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनका कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि आप चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश कर सके। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो and let's meet at the next topic, next part of this chapter. So this is it in this video.